चलिए जाति व्यवस्था की विशेषताएं डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे की चीज़ें हम जो है आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें इसके आगे क्या है, वो है आपका जाति व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक। जाति व्यवस्था में परिवर्तन। जाति के बारे में हमने आपको बताया था, कुछ विशेषताएं बताई थी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के बारे में जब हम आगे के क्रम में बढ़ते हैं तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये चीज़ समझना है, ठीक है ना। और आपको पता है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और इस महत्वपूर्ण विशेषता का मतलब ये है कि ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तो जब ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है तो अचानक धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इसमें परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ कारक होंगे, और जो कारक होंगे उसी को यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप पहले देखिएगा कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, और नहीं नोट करना कोई बात ही नहीं है, फिर आराम से जो है देखते रहिए। तो पहला पॉइंट है अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्तियां। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्तियां, ठीक। देखिए जाति व्यवस्था की विशेषता ही ये थी कि इसमें जो विवाह होता था वो एक ही जाति में होता था। मतलब कि जो ब्राह्मण समाज है वो ब्राह्मण समाज में विवाह करेगा, जो अन्य समाज है या अन्य जाति के जो लोग हैं, या मतलब जैसे आपके क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, शूद्र हुए, ये सब अपने में करेंगे, ठीक। तो होता क्या था कि पहले, अब जो धीरे धीरे क्या हुआ, कई चीज़ें बदलने लगी, इस पर कई प्रभाव पड़े, अभी वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्तियाँ। आप देखते होंगे अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्तियों की वजह से करंट मुद्दे काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत होते हैं, कि पता चला कि कोई दूसरे जाति में जाके विवाह कर रहा है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें आ जाती हैं, कि पिताजी मान ही नहीं रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया, रातों रात जो है काट पीट दिए, जा कर के मार दिए। इस तरह की घटनाएं आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देती होंगी। कहीं कहीं इसी की वजह से अंतरजातीय विवाह की जो प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। हाँ, इसका जो प्रवृत्ति बढ़ रही है ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट की चीज़ें हैं, जो कहिए एक तरह से कि जाति व्यवस्था की जो विशेषता जो मतलब पहले से चली आ रही है, वो उसको गलत मानते हैं, और उस गलत मानने की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसका भुगतान जो है आने वाले नए नए युवाओं को भुगतना पड़ता है। जो नए नए कपल्स बनते हैं, नए नए विवाह होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले ये लोग अपना फिक्स कर लेते हैं, अब जब फिक्स हो जाता है, फिर जब लोग परिवार वालों को पता चलता है ये तो अंतरजातीय विवाह करने जा रहे हैं, फिर उनके सम्मान की बात आ जाती है। ऑनर के लिए मतलब यही होता है ना तो सम्मान की बात आ जाती है। अब उसका सम्मान के बचाने के चक्कर में वो जो है गलत चीज़ें करते हैं, और उस गलत चीज़ का प्रभाव जो है पूरे समाज पर पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन है, एक पॉइंट है कि अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्तियाँ, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका कि रूढ़िवादिता को चुनौती। रूढ़िवादिता को चुनौती, ठीक। ये क्या है रूढ़िवादिता को चुनौती? रूढ़िवादिता, एक चीज़ सोचिए, का एक एग्जांपल अभी आप समझाता हूँ, समझ में आएगा कि पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम में, कि पहले के कभी भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा
कि जैसे जो मंदिर के पुजारी होते थे, है ना, वो क्या होता था कि वो खड़ाऊ वगैरह पहनते थे, लकड़ी का बनता था। कभी आप सीरियल वगैरह वैसे नहीं देखे होंगे, कभी आपको सीरियल वगैरह में दिखाई देता था कि वो जो है लकड़ी का खड़ाऊ पहन चलते थे, आवाज़ आती थी खटपट खटपट करके, है ना। जब वो लोग कहीं से गुजरते थे तो आपको पता चल जाता कि हाँ कोई खड़ाऊ पहन के आ रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब लोग वीआईपी जो है जूते पहनना शुरू कर दिए, है ना। जूते वीआईपी पहनना शुरू कर दिया। पहले जो होता था कि कुंडली लेके चलते थे, जो आपके जो भविष्य वगैरह बताते थे ना, तो वो लोग ये कुंडली लेके चल। अब क्या था, मोबाइल सब हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है। तो ये क्या है, जो रूढ़िवादी चीज़ थी वो रूढ़िवादी चीज़ अब जो है बदल रही है, रूढ़िवादिता को चुनौती। और क्या है, अब जैसे रूढ़िवादिता पहले क्या होता था, पहले आप देखिए कि काफ़ी परंपराएं होती थी। परंपराएं मतलब जैसे कि विवाह करेंगे तो एक तरह से पूरा एकदम बाकायदा सिस्टम, ढोल मजीरा दुनिया भर का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे लोग उस चीज़ को भी देखिए अवॉइड कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि जैसे जाकर के वैसे शादी कर ले रहे हैं, मंदिर में ही विवाह कर ले जा करके, या कोर्ट में जाकर कर ले रहे हैं। इस तरह की भी चीज़ें अब दिखने मिल रही है। तो क्या हो रहा है इससे कि रूढ़िवादिता को जो है यहाँ पर चुनौती मिल रही है, ठीक है ना। इससे भी आपका जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कि मतलब कि लोग ये मान चल रहे हैं कि अरे पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बात। आप सुनते भी होंगे कहीं कहीं पर कि अरे रूढ़िवादी बातों को छोड़िए, नई चीज़ सोचिए। और नए चीज़ सोचने के चक्कर में जो है ये आपका जाति व्यवस्था में जो है परिवर्तन के कारक ये बन जाता है, ठीक। उसके बाद एक है खान पान की आदतों में परिवर्तन। क्या है, खान पान की आदतों में परिवर्तन। ये क्या है, खान पान की आदतों में परिवर्तन। खान पान की आदतों में क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले कुछ लोगों, कुछ जाति के लोगों को खान पान फिक्स होता था, कि जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ ही जाति ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी भोजन करेंगे, वो मतलब कि बाकी जो मांसाहारी से रिलेटेड चीज़ें भी उनको भी छोड़ देते थे, है ना। और जो निम्न जाति उच्च जाति की जो मेरा बोलने का नज़रिया है, बस इसका केवल इतना है कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा नहीं मैं बोलूँगा बराबर की जातियाँ हैं, बराबर की जातियाँ ये खाती हैं, ये करते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे। बाकी मेरा डिस्क्रिमिनेशन वाली ऐसे कोई मानसिकता नहीं है कि मतलब मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो खान पान की आदतों में क्या हुआ कि अब वो परिवर्तन होने लगा है। कभी आप अगर कॉलेज में देखे होंगे या कहीं पर भी गए होंगे तो आप देखे होंगे इस चीज़ को। इस चीज़ में आपको एक चीज़ नज़र आया होगा कि पहले जो होता था कि फिक्स होती थी, अब वो चीज़ बदलती नज़र आ रही है। कि मतलब गए जिसके लिए चलिए ठीक है भाई शाकाहारी भोजन करेंगे। शाकाहारी भोजन का मतलब इनका क्या हुआ कि पहले से जो चली आ रहे, लेकिन अब धीरे धीरे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जो एक पहले होता था परिवर्तन कि निम्न जाति एक विशेष खाने के लिए आनी जाती थी, उच्च जाति एक विशेष खाने के लिए आनी जाती थी। अब वो आपको बदलता नज़र आ रहा होगा, बल्कि निम्न जाति के लोग ज़्यादा शाकाहारी अपना रहे हैं, ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, और जो उच्च जाति के लोग अब उसमें जो शामिल हो रहे हैं मद्यपान में, मांस में। कि मतलब कि कभी कभी तो आपको ऐसा भी केस देखने को मिलेगा कि लड़का जो है बाहर रह रहा है, वो बाहर सब कुछ कर रहा है, घर वालों को पता तक नहीं है। मतलब इतना तक अंतर आपको, इतना तक मतलब परिवर्तन आपको दिखेगा। और ये परिवर्तन कहाँ से आ रहा है, ये खान पान की आदतों में परिवर्तन। अच्छा, ये चीज़ भी देखिए आपको रूढ़िवादिता से ही मतलब जुड़ी हुई है कि भाई कोई अगर परिवर्तन कर रहा है खान पान की आदतों में, तो इसका मतलब ये कहीं कहीं ये मान रहा है कि जो पहले से चला आ रहा है वो रूढ़िवादी है, तभी तो वो परिवर्तन कर रहा है ना। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि खान पान की आदतों में परिवर्तन। और उसके बाद एक आता है व्यवसाय में परिवर्तन। व्यवसाय में परिवर्तन, ठीक। इसमें क्या है, व्यवसाय में परिवर्तन। इसमें भी पहले क्या होता था कि एक विशेष वर्ग के लिए, विशेष जाति के लिए एक अलग व्यवसाय था और दूसरे अदर जाति के लिए अलग व्यवसाय था। जैसे आप देखेंगे पहले क्या होता था कि
मतलब कि शिक्षा देंगे, वैश्य व्यापार करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मण व्यापार कर रहे हैं और जो वैश्य हैं वो शिक्षा दे रहे हैं। मतलब एक दूसरे में क्या होता है, परिवर्तन आ रहा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यवसाय में परिवर्तन। वैसे भी जब बेरोजगारी का आलम होता है और जब कुछ नहीं समझ में आता तो लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है और होना भी है, समाज धीरे धीरे बदलेगा, परिवर्तन होना ही है, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका कि निम्न जातियों की स्थिति में सुधार। क्या है? निम्न जातियों की स्थिति में सुधार, ठीक। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी की स्थिति खराब है उसकी स्थिति सुधार दीजिए। सुधरे कैसे? एजुकेशन दे दीजिए। सुधरे कैसे? उसको कोई व्यवसाय की स्वतंत्रता दे दीजिए, मतलब वो कोई भी काम करना चाहे कर सके। उसको थोड़ा सा जो है एक मोटिवेशन चीज़ें दे दीजिए ताकि वो अपने काम को जो है और अच्छे से कर सके। बस जहाँ उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा मिली और थोड़ा सा उसमें वो स्वतंत्र हुआ, सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो हुआ क्या कि जैसे जब संविधान बना या संविधान में आरक्षण जैसी चीज़ें आने लगी, महिलाओं को लेकर के या जातियों को लेकर के, कि स्पेशल जाति के लिए अलग मतलब अलग सीटें रहेंगी, अलग उनके लिए व्यवस्थाएं रहेंगी, तब क्या होता है कि धीरे धीरे उनका जो है एजुकेशन में बढ़ावा हुआ, सरकारी सिस्टम में भी उनका जो है प्रतिनिधित्व बढ़ा। और जब ऐसी चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो सीधी सी बात है आपका जो है कि निम्न जातियों की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जब स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है तो ये अपने आप होने लगता है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जब स्थिति में सुधार होता है तो विवाह अपने आप इंटरकास्ट होने लगता है। देखिए एक आप देखिए ना, यहाँ पर सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्थिति सुधार हुई, अपने आप इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंततः जीवन जीने के लिए बेसिक चीज़ों का ही रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं, जितनी चीज़ बता रहा हूँ, ये सब एक सामाजिक चीज़ें हैं। लेकिन जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में क्या है कि एक बेसिक नीड ही इंसान को चाहिए होता है। अब वो बेसिक नीड जो है कहाँ पर मिल जाए वो जरूरी होता है, और जहाँ पर मिलेगा वो वहाँ पर जाकर उस चीज़ को अपनाएगा। ये हर जगह का नियम है। मैंने आपको समाज का डेफिनेशन ही यही बताया था कि ज़रूरतें पूरा करना, जिस तरह की चीज़ ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी वहीं से समाज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक। अब एक चीज़ आता है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आप देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है संस्कृतिकरण। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें क्या आता है, संस्कृतिकरण, ठीक है। संस्कृतिकरण में क्या है? संस्कृतिकरण का मतलब इतना है कि जैसे जो चीज़ पहले से चली आ रही है, ठीक है, जो सिस्टम चला आ रहा पहले से, उसमें क्या होता है, कब चीज़ें जो है ना, अच्छा एक चीज़ है, इसको याद रखना और इसको याद रखना, ये भी एक टफ टास्क होता है। कभी कभी आप करेंगे ना कि मिक्स कर जाएंगे, इसको इसमें क्या है मिक्स कर जाएंगे। तो इसको याद रखने तरीका याद रखिएगा कि जब परिवर्तन की बात करेगा तब इनकी बात करिएगा। लेकिन ये परिवर्तन जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये प्रभावित करने वाले जो कारक है, मतलब इन सबको जो है प्रभावित कौन कर रहा है, तब जाकर के जब आप ये समझेंगे तब आप इनका जो है इनका वो रूप आएगा, है ना। तो संस्कृतिकरण का, और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये है पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण क्या है कि जब पश्चिमी सभ्यताओं की, मतलब कि जो आपके अमेरिका वगैरह ये सब देश हैं, जब इनकी भाई होता क्या है ना कि जब चीज़ें सबको पता चलने लगती हैं ना,
ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। उसका प्रभाव जब पड़ता है, जैसे मान लीजिए अब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं पर कोई मूवी देख रहे हैं या कहीं पर आप जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर तो रहने के लिए लोग आसान ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई कोई महिला है, मान लीजिए जब कोई महिला अगर उस चीज़ को देख रही है, वो देख रही है कि हमारे यहाँ पर कपड़े ऐसे पहनाया जा रहा है एकदम पूरा ढक करके, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि पैक रखो। और वहीं पर पश्चिमी देशों में क्या है कि वहाँ पर एकदम नॉर्मल एक मतलब थोड़े मोड़े अपना काम चला रहे हैं, रिलैक्स ज़िंदगी जी रहे हैं। अब देखिए यही चीज़ें आप किस चीज़ को किस वे में लेते हैं ये मैटर करता है। आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, निगेटिव वे में लेते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने लिया निगेटिव वे में, और इसलिए क्या होता है कि पहनावे में परिवर्तन होने लगा। उसी तरह से आपके खान पान में परिवर्तन होता है। खान पान में परिवर्तन क्या है, पहले आप क्या खाते थे दाल चावल रोटी, अब क्या खाते हैं, अब पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं समाज में कि भाई जो आप पता चला दिन में 2 बार 3 बार खाना बना रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा लेकर कुछ खा ले रहे हैं, काम चल जा रहा है आपका। तो इसका जो है प्रभाव पश्चिमीकरण का जो है पड़ा, जिससे कि जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। अच्छा, इसका और भी देखिए कि अगर आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन क्या, पहले क्या लगता था, पहले यहाँ पर ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर थी कि नहीं ये एक तरह से बहुत ऊपर के लोग हैं, ये बहुत नीचे के लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देश दुनिया के बारे में देखा जाने लगा, लोग समझने लगे, तो लोग की चीज़ एहसास होना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है ना। और आप देखेंगे जब कभी कभी ना, जब विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्रांतियों की बात होती है ना। तो अलग अलग क्रांतियाँ हुई हैं, फ्रांस क्रांति हो गई या अमेरिका क्रांति हो गई, तो ये सब उसी को लेकर ही हुए थे, है ना। हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हर जगह था। तो उस तरह की चीज़ों में जो है जब वहाँ पर परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर भी धीरे धीरे दिखने लगा वो परिवर्तन। ठीक, तो पश्चिमीकरण का ये प्रभाव। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका आधुनिकीकरण। ये क्या है? आधुनिकीकरण। ठीक, आधुनिकीकरण में क्या है, जब भी आधुनिकीकरण की बात होती है ना, इसका मतलब समझिए कि सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ रही लोगों की। और जब सोचने समझने की क्षमता से या जब प्रौद्योगिकियों का प्रयोग होने लगे, विज्ञान के प्रयोग होने लगे, तो उससे क्या होता है कि लोगों की विचारधारा बदलने लगती है। और यही होता है आधुनिकीकरण का प्रभाव। अब जैसे आप सोचिए कि अभी आप कोई काम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, आप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब कि आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, कि आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, या कोई काम कह रहा है करने के लिए तो मैं कम से कम उससे तो पूछ सकूँ ना कि वो मुझे कोई काम करने के लिए क्यों बोल रहा है। एक तार्किकता भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर तार्किकता नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप जो पुराने ज़माने के हैं। और अगर आपके पास तार्किकता है तो इसका मतलब आप जो आधुनिकीकरण की बात करते हैं, या मतलब आधुनिक बात को विश्वास रखते हैं। अब जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आपको ये कपड़ा पहनना चाहिए, अब आपके दिमाग तुरंत सवाल होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कोई कपड़ा पहनना चाहिए या कोई चीज़ खाना चाहिए, मतलब क्यों, कारण क्या है इसका। तो जब आप ऐसे सवालों को ढूंढेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप आधुनिक बातों की चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक चीज़ें खोजना चाह रहे हैं, आप उसके पीछे का तर्क ढूंढना चाह रहे हैं। अब ऐसा नहीं अब ऐसा नहीं कि पता चले कि आपको कोई भी कुछ कह दिया, आप माने जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं रहा है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है या आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। भाई आप कर रहे हैं ना, आप इन्वॉल्व हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो तर्क उठना चाहिए कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ। और यही चीज़ जो है जब आधुनिकीकरण की बातें आई तब इस पर जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगा। जैसे एक सामान्य सी धारणा पहले थी कि नहीं इनको नहीं छूना है या ये बहुत पूजनीय है, तो लोगों के दिमाग में सवाल आया ना कि ऐसा क्या है इनको नहीं छूना है, या ऐसा क्या है कि इनको पूजना है। और जब ऐसे सवाल पैदा हुए तो आधुनिकीकरण का प्रभाव दिखने लगेगा, और जब उसका प्रभाव दिखने लगेगा तब जो है उस पर जो है चर्चा बहस सब चीज़ शुरू होने लगेगी। और जब ऐसे चर्चा शुरू होने लगेंगी तब इन सब पे जो है प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ने लगेगा। आप सोचिए कि अगर इंटरकास्ट मैरिज कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो वो चीज़ पहले से धारणाएं थी वो मिटी तभी तो कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि उस सबको लेकर के बंद मतलब कि बाउंड्री को लेकर कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो तार्किकता जहाँ पे आ जाए
वो आधुनिकीकरण है और इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हर चीज़ पे सवाल, हर चीज़ का एनालिसिस, हर चीज़ पे सोचने की क्षमता को आप प्रयोग करें, तब जाकर के आपको आधुनिकीकरण का प्रभाव दिखेगा। ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण। जब ये औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये उसके बाद जो है ये शहरीकरण होने लगा, तो इससे क्या हुआ ना कि लोगों के विचारधारा में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। बहुत कुछ परिवर्तन किस सेंस में हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे ये और ये लोग इसको भी मॉडर्न ही मानते हैं। मॉडर्नाइजेशन ही यही है, एक उसी की एक पार्ट है ये कि अब जैसे पता चला कि शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण आप देखेंगे कि लोग फालतू चीज़ें छोड़ करके वो इस चीज़ पे काम करते हैं, कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रोड चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको फालतू चीज़ से मतलब ही नहीं है। उनको औद्योगिक चलाना अपना, उनको अच्छे लेबर चाहिए, उनको अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए, उनको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि इनको प्रॉफिट बेस्ड काम करना है। और प्रॉफिट बेस्ड जब ये काम करेंगे तो सिंपल सी बात आप समझिए कि वहाँ पर आप ये फालतू चीज़ों को लेकर नहीं आ सकते। नहीं, इस कैटेगरी के व्यक्ति को रखेंगे, इस कैटेगरी के व्यक्ति को रखने के चक्कर पता चला आपका उद्योग ही खत्म हो गया। या शहरीकरण में पता चला रोड बनाना है, या बहुत बड़ा पुल बनाना है, या बहुत बड़ा टावर बनाना है, या कुछ और ऐसा कुछ करना है। अब आप वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, नहीं मुझे स्पेशल इसी कैटेगरी का व्यक्ति चाहिए। तो पता चला कि आपका तो पुल तो ढह गया कुछ दिन में। आप ऐसे जगहों क्या करते हैं, अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं वो चीज़ यूज करते हैं। जब ऐसी चीज़ों को यूज करते हैं तो ये औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से इन सब चीज़ों पे परिवर्तन आता है। इन सब चीज़ों पर परिवर्तन कैसे आता है? क्योंकि जब ये स्थिति रहेगी सही, जब इसमें परिवर्तन आएगा तो सीधी सी बात है आपका अंतर्जातीय। आप देखिए ना, खुद नॉर्मल देखिए इन सब चीज़ों को। अगर थोड़ा सा इसको नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों देखिए। शहर में कौन किसका ध्यान देता है? कितना जो रह रहा है एक बिल्डिंग में, उसको जो है एक रूम में दूसरे रूम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? ऐसा नहीं कि वो सब स्वार्थी हैं, ज़रूरत पड़ने पर काम आते ही। ऐसा भी नहीं कि तुमसे जिस तरह से मतलब कि रील्स वगैरह देखते हैं कोई काम नहीं आता है, ऐसा भी काम आते हैं, सब आते हैं काम। लेकिन वो क्या है कि सब अपने काम में व्यस्त होते हैं, सबका एक टाइमिंग और होता है। ऐसा नहीं है कि दिन में कुछ भी करेंगे उसको पैसा मिलेगा। उनके लिए फिक्स होता है उनको काम कितना करने जाना है, उनके लिए फिक्स होता है उनका टारगेट क्या करना है ज़िंदगी का। उनके एक दिन का उनका टारगेट होता है, एक घंटे का उनका टारगेट होता है। तो जब ये सब टारगेट उनका रहेगा ना तो क्या होगा कि इन सब चीज़ों पर ज़्यादा वो लोग ध्यान ही नहीं देंगे। और जब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो जैसे मान लीजिए इनको मान लीजिए कोई काम कराना है, अब कोई आगे कह रहा है कि नहीं मुझे जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये इतना ध्यान नहीं देंगे। अगर उनको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जा रहा है तो ये तुरंत उस पर काम करेंगे। ये उन्हें देखेंगे कि तुम अच्छा तुम इस कैटेगरी को नहीं तुमको नहीं देंगे, या तुम इस कैटेगरी तुमको बहुत सारा देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे फिर ये काम करेंगे, इतना सोचने का किसी मौका भी नहीं होता। सच बात ये है, शहरों में या औद्योगिक में जो वहाँ पे काम होता है, ये सब बिजनेस माइंड पे काम करते हैं, या मतलब एक तरह से मॉडर्न माइंड सेट से काम करते हैं। पुरानी विचारधारा भी सब नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, औद्योगिकरण और शहरीकरण। और एक पॉइंट आपका आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसे आप देखेंगे कि पंचायती राज जब आया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो चीज़ केंद्र में है उसको अलग अलग जगहों पर पहुंचा देना, वो होता है विकेंद्रीकरण। हर लोकतंत्र को जो है अलग अलग जगहों पर पहुंचा देना। जैसे पहले होता क्या था, सेंटर ही सब काम करेगा। धीरे धीरे तो पंचायती राज व्यवस्था भी उसी में एक पार्ट है, वो आया विकेंद्रीकरण की क्रिया में। ठीक है, तो अब जब पंचायती राज आया तो पंचायती राज का क्या हुआ कि इससे जो है कि शासन व्यवस्था जो है ना वो पूरा जो है ग्रामीण तक पहुंचने लगा। और जब ये सब चीज़ें पहुंचने लगी तो इसका भी प्रभाव इन पे पड़ने लगा। ठीक,
और उसके बाद एक है आपका जाति और राजनीति। ये सब कोई बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है। जाति एवं राजनीति, और एक पॉइंट आपका है विधायी उपाय। विधायी उपाय, विधायी उपाय में बस इतना समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि रोकने का प्रयास किया जाता था किसी गलत चीज़ को, जैसे मान लीजिए अस्पृश्यता, छुआछूत है, ठीक। अब इसको एक होता है रोकने का प्रयास करना, कि लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं रोकना चाहिए, गलत चीज़ है, ये वो सब ना कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी पे सरकार जो है 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लेके आ गई, मतलब उसको रोकने के लिए, ठीक। अब जब उस पर कानून बन गया तो जो न चिल्लाएगा वो भी नहीं कर सकता। चिल्लाने की बात छोड़िए, जो शोर मचा रहा था अब जो नहीं मचा रहा वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब वो जो है दंडनीय हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप देखेंगे जब दंड का अपराध दंड का जो है कानून आ जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक बदलने लगेगी।